सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग को देख रहे हैं कि डे 5 है आज। जैसे कि हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ना। व्हाट इज असाइनमेंट नंबर 2? अभी तक हमने सीखा क्या, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। टैली के बारे में पढ़ लिए हैं, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, बैकअप रिस्टोर हम लोगों ने कवर करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। विद द असाइनमेंट 1 ऑल्सो, असाइनमेंट 1 भी हम लोगों ने कवर किया। आज बेसिकली हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें कि देखो यहाँ पे मेनली हमें क्या सीखना है आज। लेजर क्रिएशन एंड ग्रुप प्रैक्टिस, यही है। तो लेजर क्रिएशन और ग्रुप प्रैक्टिस हम लोग को करनी है। अब क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू कंपनी एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये टैली में कंपनी क्रिएट करना तो बहुत आसान है। तो चलिए टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले तो कंपनी कोई भी अगर ओपन है तो उसे हम क्या करेंगे, शट कर लेंगे। और यहाँ पे कोई कंपनी ओपन नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फिर हम अपनी कंपनी क्रिएट करने जाएंगे, क्रिएट कंपनी। तो हमें जो कंपनी बनानी है किस नाम से, न्यू एरा स्टूडेंट नेम। तो न्यू एरा, मैंने स्टूडेंट नेम सपोज डाल दिया, भूमि A2। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया है, एड्रेस ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आई कैन कॉपी इट। आप लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे तो आप लोग टाइप कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। 1 अप्रैल 2024 है ना। तो 1 अप्रैल 2024 ऑलरेडी हो रखा है। नथिंग एल्स वी नीड टू डू, और कुछ नहीं करना हमें। फिर इसको सेव करते हैं। शॉर्टकट होता है क्विक एक्सेप्ट के लिए Ctrl+A। तो Ctrl+A मैंने प्रेस किया, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो ऊपर आ गया मैसेज, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना। कुछ लोग का ये कंप्लेन है कि सर मेरे यहाँ तो मेरे में तो कम फीचर्स खुलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन होता है शो मोर फीचर का, है ना। उसके नीचे शो ऑल फीचर्स का, इन दोनों को यस कर लोगे तो सारे फीचर्स तुम्हें दिखने लगेंगे। वहां तक जाने के लिए बैक स्पेस बटन दबाइए, ऊपर तक जाइए। इन दोनों को अभी देखो, मैं इसको अगर नो कर देता हूँ ना, इफ आई डू नो, इफ आई डू अगेन नो, सो मेरे भी देखो फीचर्स कम दिख रहे हैं, है ना। तो कंपनी के सारे फीचर्स देखने हैं तो यहाँ पे यस करिए, फिर बैक जाइए, फिर यहाँ पे यस कर लीजिए, सारे फीचर्स दिखेंगे। आगे जा करके हम लोग को यूज करना होगा ये सारे फीचर्स। समझ लो ये फीचर्स ही हमारे चैप्टर हैं। तो जितने फीचर्स तुमको दिख रहे हैं ना, वो सारे हमारे क्या हो गए, चैप्टर है। 1 बाय 1 हम एक एक चीज को सीखेंगे। कॉस्ट सेंटर सीखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, है ना। बैच वाइज डिटेल सीख करना, मेंटेन करना सीखेंगे, जीएसटी मेंटेन करना सीखेंगे। तो जब जब जिसको जिसको हम लोग सीखेंगे उसको उसको यस करते हुए जाएंगे। फिलहाल जीएसटी को नो करते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें जीएसटी पढ़ना है, अभी नहीं। सो Ctrl+A, यहाँ पे भी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद देखो अगला स्टेप क्या कह रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स। ये सारे लेजर्स बने हैं, अप्रॉक्स 60 लेजर्स हैं यहाँ पे। और ये 60 लेजर्स जो भी दिए गए हैं, ये उन सारे 28 ग्रुप्स को कवर किया गया है यहाँ पे। तो देखो अगर हम लेजर बनाते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिफाइन अंडर ग्रुप, कि उसका अंडर ग्रुप डिफाइन करना, उसको सही ग्रुप में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर मैंने यहाँ पे देखो पेटी कैश बनाना है, तो पेटी कैश में अगर बनाता हूँ, तो यहाँ देखो अंडर जैसे यहाँ पे पहुंचा, पेटी कैश के बाद देखो नीचे ये क्या एलियस है। एलियस मतलब निक नेम। क्या जो मैं लेजर बना रहा हूँ उसका कोई और नाम भी है? तो कोई नाम नहीं है। मतलब दो नाम अगर है तो आप लिख सकते, जैसे आपका भी दो नाम है, एक आपका स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है। तो उस तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो दोनों नाम यहाँ पे, तो यू कैन मेंशन, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन मैंडेटरी नहीं है। आप जाइए यहाँ पे अंडर डिफाइन करिए किस ग्रुप में वो एलोकेट करना है। अब अंडर ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे आपको 34 दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होते 28 ही ग्रुप्स हैं। बिकॉज 6 ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके दो दो नाम होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक ही ग्रुप है। ओडी या ओसीसी बोलो, एक ही चीज़ है। उसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस डायरेक्ट, ये एक्सपेंस डायरेक्ट लिखा है और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों एक ही चीज़ है, ये एलियस है, निक नेम। ठीक। तो बेटर विल भी कि हम लोग ये समझ ले कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल। तो अगर हमने यहाँ पे देखा, ऊपर देखो थियरी दे रखी है ऑलरेडी इस नोट्स के अंदर, कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझा रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, देखो हम लोग जब भी हम लोग एंट्री करते हैं, हम लोग कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करना है, किसी भी ट्रांजेक्शन को नोट करना है, तो उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने को यहाँ पे क्या कहते हैं, लेजर बनाना। जैसे मान लो हमें रमेश से ट्रांजेक्शन करना है,
तो पहले हमें रमेश का लेज़र बनाना पड़ेगा। रमेश से परचेज करना है तो रमेश का भी लेज़र बनाना पड़ेगा, परचेज का भी लेज़र बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों का खाता क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे अकाउंट एक जगह जाके स्टोर होते हैं, जिस जगह को हम क्या कहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। क्लियर? तुम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओगे तो तुम्हें वहां पे लेजर्स दिखेगा और वो किस ग्रुप के अंदर बैठा है ये भी तुम्हें दिखेगा। क्लियर? तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स होता है। क्या होता है? आप यहाँ पे ग्रुप्स का भी बोल सकते हो। तो देखो लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर विच हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें क्या दिखेगा, लेजर से अकाउंट ही तो दिखेंगे। क्लियर? सो और भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन लर्न योर सेल्फ, आप अपने से पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, टैली प्राइम गिव्स यू अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू सेटिंग अप योर चार्ट ऑफ अकाउंट। आप चाहे तो और भी इसमें ग्रुप्स बना करके अपने तरीके से अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। इट अलाउ यू टू ग्रुप योर लेजर्स अकाउंट, की अपना अलग से ग्रुपिंग बना करके उसमें लेजर्स भी रख सकते हैं। ठीक है ना? राइट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नाउ योर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट एट डिजायर्ड क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से तुम ग्रुप्स क्रिएट करोगे उसी तरीके से तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ये तो क्लियर हो गया। चार्ट ऑफ अकाउंट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। यानी जो आप लेजर्स बनाते हो ना उसके जो किस्म होते हैं वो कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करें, चार्ट ऑफ अकाउंट 3 तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि जो पीएल अकाउंट में जो दिखाने वाले तुम लेजर्स हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी लेजर्स हम दिखाते हैं, एक्सपेंस और इनकम्स। तो सारे एक्सपेंस और इनकम्स के जो ग्रुप्स एंड लेजर्स होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, और उनको हम लोग एक जगह रखते हैं, और उनको एक जगह जब रख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। फिर होता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ये लिस्ट ऑफ लेजर थे जो कॉमन होते हैं एवरी बिजनेस, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, है ना? फिर बात करते हैं कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या आता है, इसमें वो सारे ग्रुप्स और लेजर्स आएंगे जो किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। जैसे मान लो टैली यूज हो रहा है सऊदी में, तो सऊदी में आपको पता है वैट चलता है, वहाँ जीएसटी नहीं चलता है, तो वहाँ के लिए वैट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे लीगल चार्जेस अलग तरह के खर्चे होते हैं। जैसे अभी यूएस की बात करें, अगर यही टैली यूएस में यूज होगा तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग टीडीएस करते हैं, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस काटते हैं। वहाँ पे क्या होता है, विद होल्डिंग टैक्स के नाम से होता है। किस नाम से होता है? इसी टीडीएस को अमेरिका में क्या बोलते हैं, विद होल्डिंग टैक्स। तो बस नाम अलग है, टर्म्स अलग है, चीज़ वही है लगभग, बस नाम अलग है। तो वहाँ के अकॉर्डिंगली हमें टैक्सेस के जीएल, टैक्सेस के लेजर्स बनाने पड़ते हैं, लॉ चार्जेस के लेजर बनाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 तरह के होते हैं। अगर आपसे कोई सिंपली पूछे व्हाट इज लेजर, तो सिंपल से आप बोल सकते हो अकाउंट इज अ कोड, या फिर कह सकते हो सेक्शन वेयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड एंड सप्लाई द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे अकाउंटेंट क्या करता है, सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। मैनुअल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है 3 तरह के अकाउंटिंग होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सही है? जब भी कोई भी अकाउंट हम किसका बनाते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब हम सभी लोग, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जस्ट लाइक न्यू एरा, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कैपिटल, ड्राइंग, लोन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, accrued, unaccrued, these all accounts are representative personal account। ऑलरेडी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, लाइक टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, गुडविल, लाइसेंस, दीज आर द एसेट्स। ये सब क्या है, एसेट है। तो इनका अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। अगर हम कोई भी अकाउंट किसका बना रहे हैं, इनका बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जस्ट लाइक एक्सपेंस एंड लॉस में क्या आएगा, परचेज, सैलरी। मेन खर्चा तो परचेज ही होता है। आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो यू नीड टू परचेज, आपको परचेज करना ही करना है। सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे मोटा खर्चा होता है कंपनीज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो होता है वो क्या होता है, सैलरी, वेजेस, लॉस बाई फायर, स्टेशनरी, है ना, ऑफिस में स्टेशनरी यूज होते हैं, ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे, ऑल द एक्सपेंसेस आर ओके, लॉस बाई फायर, दीज आर द एबनॉर्मल लॉसेस, है ना, ये सब होते हैं बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, income and profits। I think you all have learned already these things in accounting।
ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। सो इनकम एंड प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो सेल्स है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, ये सब क्या आपकी इनकम हो गई। तो ये हम लोग ने मैनुअल अकाउंटिंग में पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग की, तो ये किसको फॉलो करता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 5। पहला क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? लाइबिलिटी अकाउंट। तीसरा एसेट अकाउंट। चौथा एक्सपेंस अकाउंट। पांचवा रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट। तो टोटल मिला के कितने अकाउंट? 5, है ना। ये हम लोग ने पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। और आपको बता दूं, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही फॉलो करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किसको फॉलो करता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। और हाँ, वो तो कैपिटल नहीं बोलता है, कैपिटल को लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल लाइबिलिटी साइड में ही दिखाते हो बैलेंस शीट में। तो एग्जैक्टली आपको पता है पीएल बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक्सपेंस इनकम, सो एक्सपेंस इनकम अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, लाइबिलिटी एसेट, तो लाइबिलिटी एसेट अकाउंट। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं, एक लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस एंड इनकम, दैट्स इट। सो मैनुअल अकाउंटिंग में हम सभी ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आता है, सही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि सोच रहे जनरल पहले बनना चाहिए फिर लेजर, या तो पहले लेजर फिर जनरल एंट्री हो रही है। तो कौन सा सही लगता है एग्जैक्टली exactly? अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जस्टिफिकेशन की बात करें, तो बेटर इज दिस, ये ज़्यादा बेटर है ना। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या होता है? पहले तुम्हारा खाता खुलता है कि पहले ट्रांजेक्शन होता है? पहले खाता खुलता है, देन फिर आपसे सारे ट्रांजेक्शन्स उसी आपके खाते में नोट किए जाते हैं, है ना। इसी तरह से जब किसी बनिए की दुकान पे जाते हो, उधार लेते हो या समथिंग, तो वो पहले तुम्हारा खाता क्रिएट करेगा, पहले नाम एक पेज पे लिखेगा, फिर तुम्हारे जो भी उधार लेन देन होंगे उनको वहाँ पे नोट करेगा, सही है। तो यही नॉर्मली सही तरीका है। तो पहले अकाउंट क्रिएट करना, फिर जनरल एंट्री करना। बाकी रिपोर्ट्स टैली में सैकड़ों तरह के रिपोर्ट्स जनरेट हो जाते हैं, नॉट ओनली दिस ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं जो वो बना के आपको दे देता है। कौन? टैली, ऑटोमेटिकली। क्लियर? बस आपको फोकस करना है लेज़र बनाने पे और जनरल एंट्री। आपको पता है लेज़र बनाने के लिए आपको ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो 28 ग्रुप समझ में आने चाहिए, और जनरल एंट्री, है ना। और जनरल एंट्री करने के लिए आपको पता है गोल्डन रूल और डायमंड रूल, विच एवर जो आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो करोगे। हाउ टू क्रिएट लेज़र दे रखा है, गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, क्रिएट करिए लेज़र। यहाँ पे देखो एक लेज़र बनाना है, मशीन बनाओ, तो अंडर क्या डालो? फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे लेज़र पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मशीन का लेज़र बनाया, मशीन। और देखो एलियस मतलब निकनेम होता है, मुझे दूसरा नाम, क्या मशीन का कोई और भी नाम है? नहीं। अब यहाँ पे अंडर, अंडर क्या रखना है? मुझे पता है ये एसेट है, तो मैं यहाँ पे एसेट दबाऊंगा। एसेट्स मैंने टाइप किया, जैसे मैंने एसेट्स टाइप किया तो देखो दो तरह के एसेट्स आ रहे हैं, एक कौन सा? करंट एसेट, और एक दूसरा फिक्स्ड एसेट। अब तुमको डिसाइड करना है किस में जाना चाहिए। तो मुझे पता है ये फिक्स्ड एसेट है, तो मैंने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, क्लियर। और फिर इसको क्या कर देना है? सिंपली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसी तरह से अमित चतुर्वेदी हैं, तो भाई कोई पार्टी या तो डेटर होगी या तो क्रेडिटर होगी, या तो वो क्या होगा? डेटर, या तो वो क्या होगा? क्रेडिटर। तो मैंने अमित ही लिख दिया, चतुर्वेदी रहने दो। सन्ड्री, अब क्या है? वो डेटर है कि क्रेडिटर है? या तो वो कस्टमर होगा, कस्टमर है तो डेटर, अगर वो सप्लायर है तो वो क्रेडिटर। तो यहाँ देखो क्या दिया गया? डेटर, यानी कस्टमर है वो हमारा डेटर, ठीक है ना। एक्सेप्ट। इस तरह से हम लोग लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अंडर ग्रुप्स हमें समझना। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट दो लेजर्स बने होते हैं, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर प्राइमरी होता है। वी कैन नॉट डिलीट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। क्यों नहीं डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी लेजर होता है, इसका अंडर प्राइमरी होता है, और हम लोग प्राइमरी लेजर्स नहीं बना सकते। वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट प्राइमरी लेजर, है ना। टैली के अंदर एक ही प्राइमरी लेजर होता है, वो कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है, ठीक है ना।
और चूंकि हम बना नहीं सकते, सो यहाँ पे देखो लिखा है वी कैन नॉट डिलीट प्राइमरी, वी कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी लेजर, सो वी कैन नॉट डिलीट द प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। चूंकि हम बना नहीं पाएंगे तो इसलिए डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी ग्रुप और अकाउंट ग्रुप्स अगर हम देखें ध्यान से, इसको हमें समझना है। एक बार दिखा देते हैं मैं आपको लेजर्स कितने डिफ़ॉल्ट बने हैं। तो अगर आपको देखना है जितने भी लेजर्स आपने बनाए हैं, है ना, तो उसको देखना है या चेंज करना है, दोनों के लिए ही अल्टर कमांड होता है। तो अल्टर में जाइए, यहाँ पे क्या देखना है आपको, लेजर्स। तो यहाँ देखो अमित और मशीन मैंने बनाया है, ये कैश और प्रॉफिट लॉस पहले से बना हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी इसका अंडर क्या है, एंटर करो, यू कैन सी नॉर्मली कैश इन हैंड। इसको अल्ट डी से अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट अल्ट डी मैंने प्रेस किया, कुछ नहीं होने वाला। यू कैन नॉट डिलीट, बिकॉज अब देखो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो ये प्राइमरी पे जा भी नहीं रहा है, ग्रुप के पास जा भी नहीं रहा है, क्योंकि ग्रुप हम प्राइमरी बना ही नहीं सकते। मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने, क्रिएट लेज़र, मैंने एक मान लो लेज़र बनाया, सैलरी, और इसको अगर प्राइमरी डिफाइन करूँ, प्राइमरी पी दबाता हूँ, कहीं प्राइमरी दिख रहा है क्या? नो। ठीक है ना, वी आर नॉट अलाउड टू क्रिएट प्राइमरी लेज़र। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब हम बात करेंगे, पूरा फोकस होना चाहिए अब ग्रुप्स के ऊपर, अकाउंट ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने होते हैं, यहाँ पे लिखा है ग्रुप इज जस्ट लाइक अ बास्केट वेयर वी कीप सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। इंटायरली बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं 34 इंक्लूसिव एलियस। अगर हम निक नेम को भी जोड़ लेना तो कितने ग्रुप्स होते हैं, 34। अगर आप 34 बोल रहे हो तो इंक्लूसिव एलियस बोलना पड़ेगा। अगर आप 28 बोल रहे हो तो कुछ मत बोलिए, बस 28 ग्रुप, दैट्स इट। इन विच 15 आर प्राइमरी, 13 आर सेकेंडरी ग्रुप्स। सवाल उठता है ये 28 ग्रुप्स पैदा कहाँ से हुआ है? तो इनको पैदा करने वाले वही चार ग्रुप, चार अकाउंट है, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस और इनकम। लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस और इनकम, उन्हीं को क्लासिफाई करके कितना किया गया है, पहले तो उनको क्लासिफाई करके 15 बनाया गया है, फिर इस 15 के अंदर भी क्लासिफिकेशन करके क्या किया गया, 13 बनाया गया। क्लियर है? तो टोटल बन गए कितने, 28। हाउ टू चेक और व्यू ग्रुप्स, कैसे देखते हैं? तो गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, डिस्प्ले। तो चलिए मैं तीनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ ग्रुप्स। अगर आप अल्टर करके सिंपली जाते हो, यहाँ ग्रुप होता है ऊपर, अब यहाँ पे आप काउंट कर लो। यहाँ पे अगर काउंट करते हो, ठीक है ना, तो मैंने जो काउंट किया वो कितना है, 25, 25। और 25 के नीचे 9 और है, 25 और 9 कितने होते हैं, 34। तो 34 ग्रुप्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आपको बता दूँ ये दोनों एक ही चीज़ है। इस पे एंटर करता हूँ तो देखो, ये बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका एक एलियस निक नेम भी है, बैंक ओसीसी, ओवर कैश क्रेडिट। क्लियर? इसी तरह से एक और दिखा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को देखो, एक्सपेंस डायरेक्ट भी बोलते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपेंस, इनकम। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके दो दो नाम। इनकम भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके भी दो दो नाम। और एक आपको दिखा देता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। रिजर्व एंड सरप्लस बोलो या रिटेन्ड अर्निंग बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक। तो यहाँ तक हम लोग ने समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सॉरी, एक और तरीके से ग्रुप देख लेते हैं। जो कभी कभी क्या होता है, आप लोग के फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि नहीं सर 28 होते हैं, तो यू आप उनको ये दिखा सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओ, ग्रुप्स पे एंटर करो, यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है 28 ग्रुप्स। अगर आपको समझना है तो यहाँ पे जितना भी किनारे से स्टार्ट हो रहा है एकदम बॉर्डर लाइन से, उसको हम बोलते हैं, वो जो है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। और उसके अंदर देखो क्लासिफिकेशन किया गया है जब प्राइमरी ग्रुप के अंदर भी, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत ना? लास्ट एक तरीका होता है स्टैट्स देखने का। स्टैट्स देखना है तो डिस्प्ले में जाना है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, यहाँ स्टैट्स होता है। स्टैट्स चेक करोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा ग्रुप्स कितने होते हैं, 28। लेजर्स यहाँ चार है, बिकॉज मैंने बना रखा है दो, दो पहले से बना था। वाउचर टाइप होता है, वाउचर टाइप 24। क्या होता है वाउचर टाइप, वी विल लर्न लेटर ऑन, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। करेंसी एक होता है आईएनआर, इंडियन करेंसी। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। एंड हाउ टू क्रिएट ग्रुप, अगर आप और भी ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट। लाइक यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो चलिए ग्रुप बना के भी देखते हैं। क्रिएट में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान रहे मैं लेजर नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, ग्रुप। तो ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
अब यहाँ पूछ रहा है क्या बना रहे हो। देखो, लेजर तो हम प्राइमरी नहीं बना सकते, लेकिन ग्रुप प्राइमरी बना सकते हैं। इफ आई सेलेक्ट प्राइमरी, देन इट विल आस्क दीज फोर अकाउंट्स, इन चारों में से किस में इसको प्लेस करोगे। ये एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है कि लाइबिलिटी, तो आप लाइबिलिटी में प्लेस करोगे इसको, ठीक है। तो ये प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा, बट हमें प्राइमरी नहीं बनाना। एज पर बुक जाते करंट लाइबिलिटी, सो मैंने इसको करंट लाइबिलिटी में रखा, प्राइमरी में नहीं रखा। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी ग्रुप। क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रुप। तो इस तरह से हम और ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो अब कितने ग्रुप्स हो गए होंगे, 29। दिखाता हूँ, वो तो क्लियर है ही आपको। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्स, कितने ग्रुप्स हो गए, 29। और अभी भी आपने आउटस्टैंडिंग जो बनाया वो करंट लाइबिलिटी के नीचे बनाया है। तो करंट लाइबिलिटी के नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया ना अपनी सही जगह पे, जहाँ पे आपने प्लेस किया करंट लाइबिलिटी के नीचे। क्लियर। वी कैन नॉट डिलीट डिफॉल्ट ग्रुप्स, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये 28 ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, अल्ट में गए, ग्रुप में गए, ये बैंक अकाउंट ओपन किया, अल्ट के साथ डी, नहीं, यू कैन नॉट डिलीट। बट अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें, अल्ट डी, ये डिलीट हो सकता है, बिकॉज आपने बनाया ना, सिस्टम ने नहीं बनाया। 28 ग्रुप सिस्टम बना के देता है आपको, ठीक है। चलिए, मैं नहीं डिलीट कर रहा हूँ। अब आते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 28 ग्रुप्स। आपको पता है, मैनुअल अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग किसको फॉलो करता है, एग्जैक्टली वही चार अकाउंट, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। सबको पता है एसेट और एक्सपेंस का नेचर एक जैसा होता है, इनका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट करोगे तो इंक्रीज, क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज। जबकि लाइबिलिटी एसेट क्या होता है, क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज, डेबिट करोगे तो डिक्रीज। तो क्रेडिट बैलेंस होता है इनका। सबसे पहले हम लोग ग्रुप्स किसका सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने ग्रुप्स होते हैं, जो देख लो, एक्सपेंस और इनकम, ये दो चीज़ दिखाते हैं ना। एक्सपेंस के तीन क्लासिफिकेशन है, एक परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट एक्सपेंस आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक के जितने खर्चे होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उसको बेचना है, तो बेचने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग और टू सेल, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी अकाउंट्स में आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ही तरह के खर्चे होते हैं, बस टैली ने एक अलग से बना के रखा है, परचेज। ये परचेज का ग्रुप बताया किस लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ दो लेजर बनाने के लिए, एक परचेज और एक परचेज रिटर्न। ओनली परचेज एंड परचेज रिटर्न लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। परचेज होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट इन्होंने अलग से एक बना के रखा हुआ है ग्रुप। तो आप जब भी परचेज या परचेज रिटर्न का लेजर बनाना, तो उसको किस ग्रुप में रखना, परचेज में। बाकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस उनको डायरेक्ट में डाल देना, ठीक है। लाइक कैरेज, वेजेस, फैक्ट्री, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में जितने खर्चे हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट, जस्ट लाइक कैरेज, आउटवर्ड, पैकिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम एज अगर हम बात करें इनकम, इनकम भी दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, इनकम जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है, आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है सामान को बेचना, गुड्स को बेचना, तो सेल्स आपके लिए डायरेक्ट इनकम है। अगर आप क्या हो, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो, आप फीस लेते हो, तो फीस आपके लिए डायरेक्ट इनकम होगी। क्लियर है। यहाँ पे बस ध्यान रखना, अलग से सेल्स का ग्रुप भी बना के रखा है, ये सिर्फ दो लेजर्स के लिए, एक सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो कल को अगर सेल्स बनाते हो, अगर तुमने गलती से डायरेक्ट इनकम डाल दिया, तो एज पर अकाउंटिंग तुम गलत नहीं हो, बट एज पर टैली तुम गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि टैली ने अलग से ग्रुप बना के रखा है। परचेज का बनाते हो, तुमने डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया, एज पर अकाउंटिंग तो सही, बट एज पर टैली गलत हो गया, क्योंकि टैली ने ऑलरेडी उसके लिए अलग से ग्रुप बना के रखा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। अगर आप सपोज करो टैली के अंदर परचेज बना के अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हो, तो आप रॉन्ग हो गए, गलत हो गए एज पर टैली, ठीक है ना। डायरेक्ट इनकम क्लियर है सबको, डायरेक्ट इनकम इसके अलावा हो, जस्ट लाइक फी रिसीव या समथिंग। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, दीज आर इनडायरेक्ट इनकम, है ना। बट ऐसा कोई सेट नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ मैं देखो लिख रहा हूँ, फी रिसीव
और प्रोफेशनल है तो फी रिसीव करेगा। सर्विस चार्ज, सर्विस सेंटर सर्विस चार्ज ले रही है, सर्विस सेंटर होते हैं ना गाड़ी उड़ी के, तो आपसे सर्विस चार्ज लेता है ना, तो उसके लिए डायरेक्ट इनकम होती है ना। इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड, मैंने लिख दिया है, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डिप्स रिकवर्ड, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इनडायरेक्ट इनकम ही होगा। इट इज़ डिपेंड ऑन द बिजनेस। अगर आप एजेंट हो, क्या हो, आप एजेंट हो, आप LIC एजेंट हो, तो आपका मेन इनकम क्या है? कमीशन। तो आपके लिए डायरेक्ट इनकम होगी। देखो, जिस इनकम को कमाने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैं ये बताया था तुम लोग को अकाउंटिंग पढ़ाते समय, जिस इनकम को कमाने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, वो तुम्हारी कौन सी इनकम होती है? डायरेक्ट इनकम होती है। क्लियर है? तो एक LIC एजेंट दिन भर LIC कर रहा है, उससे वो कमीशन कमा रहा है, तो वो क्या है? उसके लिए डायरेक्ट इनकम। तुमको इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम लगती है, लेकिन बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या है? डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि उसी लिए काम ही कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? बैंक की मेन इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट, ब्याज से ही वो कमाता है, मेन इनकम होती है। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो एक बार मोहर लग गई कि इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम ही होती है, नहीं। ये तुम्हें देखना पड़ेगा बिजनेस कैसा है, किस चीज़ का बिजनेस है उसका, उसके लिए डायरेक्ट इनकम क्या होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। किसी चीज़ को रट्टा मत मारा करो, चीज़ों को समझा करो, कहाँ पे क्या डायरेक्ट होगी, कहाँ पे क्या इनडायरेक्ट होगी। नाउ, अब क्या होता है ग्रुप रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कितने लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी में कितने ग्रुप क्लासिफाई किया? 5। ब्रांच एंड डिवीजन, कोई भी ब्रांच का लेजर अगर हम बनाएंगे, लाइक दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, या डिवीजन्स बनाएंगे, तो उसको आप किस ग्रुप में रख सकते हो? ब्रांच अकाउंट में। समझ रहे हो? अगला क्या है? क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं, सारे ब्रांचेस हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि उनका भी सारा हिसाब किताब हम रखते हैं। तो हमें मान लो मेरे बिजनेस में 4 ब्रांचेस में, चारों का हिसाब किताब मुझे रखना है, तो मैं सारे ब्रांचेस का खाता क्रिएट करूंगा। जो भी सामान वहां जा रहा है, जितना ही पैसा आ रहा है, ये सबका हिसाब किताब मुझे रखना है, वहां के खर्चों का हिसाब किताब रखना है। सो उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? तो देखो, कैपिटल अकाउंट एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ 2 लेजर्स के लिए बनाया गया है, स्पेशली कैपिटल और ड्राइंग। ड्राइंग का भी अंडर ग्रुप आप क्या रखेंगे? कैपिटल। ये चीज का ध्यान रखिएगा। कैपिटल के अंदर एक सब ग्रुप बटा गया है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। आप सभी को पता है कैपिटल किसका होता है? ओनर। प्रॉफिट भी किसका होता है? ओनर का। सही है। अब वो प्रॉफिट खा जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से कुछ बचा ले तो उसी को हम रिजर्व कहते हैं। समझ रहे हो? प्रॉफिट होता है तभी इंसान रिजर्व करता है, सरप्लस क्रिएट, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। जब सरप्लस होगा तभी तो रिजर्व करोगे। तुम्हारी आमदनी 1 रुपए है, खर्च है 50 पैसा, तो 50 पैसा बचा सकते हो ना, तो वही रिजर्व है। तो रिटेन अर्निंग कहते हैं जो पैसा तुमने बचा लिया। एवरी बिजनेस कीप सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो भविष्य में अनिश्चित है ना भविष्य, तो उसके लिए आप कुछ पैसे जुटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। अलग अलग तरह के नाम से रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करने के लिए जनरल रिजर्व, और स्पेशल रिजर्व किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जस्ट लाइक हमें कंपनी के लिए क्या करनी है, एक मशीन खरीदनी है या फिर नया प्लांट बैठाना है, उसके लिए अगर हम रिजर्व बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिजर्व। स्पेसिफिक काम के लिए हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें साल भर के अंदर पे कर देनी है, उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो लाइबिलिटी को इस पार्ट में, ये भी एक क्लासिफिकेशन है उसका। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब करंट लाइबिलिटी में आते हैं। ओके, ये सब हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देने हैं। अब सॉल्व तो मैंने शॉर्ट टर्म लोन और इसके आगे क्रॉस क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है इसके लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो इसको हम लोग, इन सब का हम अलग से लेजर्स नहीं बनाते, है ना। लेजर हम इस नाम से बनाएंगे, इस नाम से बनाएंगे, बिल्स पेबल के नाम से बनाएंगे, बट डेटर और क्रेडिटर के, ये क्रेडिटर के नाम से हम लेजर नहीं बनाते। क्रेडिटर के नाम से क्या होता है, ऑलरेडी इसमें ग्रुप बना हुआ है, आप उसके अंदर पार्टीज रखेंगे, राम श्याम घनश्याम जो भी है। अब देखो, करंट लाइबिलिटी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक सबसे पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आपको पता है कोई भी टैक्स साल भर से ऊपर का नहीं होता, सबसे लंबा टैक्स इनकम टैक्स होता है, वो भी साल में दे देना होता है, साल के अंत तक आप दे देते हो। तो कोई भी टैक्स साल भर से ऊपर का नहीं होता, ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जब भी किसी टैक्स का लेजर बनाओगे, किसका लेजर बनाओगे? टैक्स का। जस्ट लाइक GST क्या है? एक टैक्स है। TDS क्या है? एक टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी,
ड्यूटी मतलब शुल्क होता है, क्या होता है, शुल्क। तो ये सब भी जो लगते हैं ये सारे लेजर्स किस में आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। प्रोविजन टू एलोकेट मनी फॉर द शॉर्ट टर्म फ्यूचर एक्सपेंडिचर, मुझे पता है 4 दिन बाद हमें इस चीज़ का पेमेंट करना है तो उसके लिए पैसे रख देना, तभी तो पेमेंट करेंगे, कहाँ से करेंगे पेमेंट, तुमको ही फीस देना होता है तो पेरेंट्स नहीं बोल देते अच्छा ठीक है 5 तारीख को बता देना, 5 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी आएगी, 5 तारीख को दे देंगे। तो वही प्रोविज़न करते हैं ना कि हाँ भाई इतना पैसा इसको देना है फीस के लिए। तो वो जो छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, जो भी खर्चे होंगे आपको, हमको पता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमें देना है, उसके लिए पैसे हम किनारे करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रोविज़न। क्लियर। सो प्रोविज़न फॉर टैक्स, आपको पता है साल के अंत में इनकम टैक्स देना होगा, अचानक 40,000 रुपये टैक्स देना है, 60,000 रुपये टैक्स देना है, कहाँ से आएगा, तो प्रोविज़न हम बना लेते हैं उसके लिए। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर सैलरी, दीज आर, ये जितने भी प्रोविजन का लेजर बनाओगे, कभी भी प्रोविजन नाम से कोई भी खाता क्रिएट करोगे उसका अंडर क्या डालोगे, प्रोविजन। नेक्स्ट होता है क्या, क्रेडिटर, ऑल द सप्लायर्स या वेंडर्स लेजर, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उनका अगर लेजर बनाओगे, अमित ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स खरीद रहे हो तो वो तुम्हारे लिए क्रेडिटर है, रोहित क्रेडिटर है, राजीव क्रेडिटर है ना। अगर इनसे हम सामान खरीद रहे हैं तुरंत पेमेंट कर रहे हैं तब इनका खाता बनाने की जरूरत नहीं है। खाता कब बनाएंगे, जब उधार लेंगे इनसे, तभी तो मेरे क्रेडिटर कहलाएंगे ये। नेक्स्ट लोन, लाइबिलिटी है, अमाउंट विच वी बोरो, जो हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो ध्यान रखना इस ग्रुप का तो कहीं यूज़ ही नहीं करने वाले, तुम इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उनको यूज़ करने वाले हो। इसके अंदर देखो 3 तरह के लोन होते हैं, एक बैंक ओडी, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन, है ना। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हो, जब हम लोग बैंक में, आपको पता है करंट अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट से एक्सेस अमाउंट अगर विड्रॉ करते हो, लिखा भी है वी विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट, इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन करंट अकाउंट। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओसीसी का मतलब ओवर कैश क्रेडिट, दोनों का मतलब एक है। ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका अंडर क्या रहेगा, बैंक ओडी। ओडी का लेजर जब बनाना तो उसको अंडर इसी में रखना। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का ओडी ही होता है, तो क्रेडिट कार्ड का लेजर बनाना तब भी ओडी ही रखना। सीसी लोन अकाउंट भी ओडी ही अकाउंट होता है ना। क्लियर। क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, पता चला 1 लाख की लिमिट है, जीरो बैलेंस होता है उसके अंदर, आपने 30,000 की शॉपिंग की, आपके ऊपर 30,000 का लोन कट गया, चार्ज हो गया, आपको इसको 45 दिन के अंदर देना होता है। इसी तरह से सीसी लोन अकाउंट होता है, बिजनेस के लिए होता है, 30 लाख की सीसी लोन है, 10 लाख का आपने चेक काटा, आपके ऊपर तुरंत लोन चढ़ गया, कितने का, 10 लाख का। सिक्योर्ड लोन, इफ सिक्योरिटी इज मोर देन लोन, जाहिर सी बात है, जस्ट लाइक बैंक, सिंपल से आप अपने दिमाग में रख लो, बैंक बिना सिक्योरिटी के आपको लोन नहीं देगा। तो लोन फ्रॉम कोई भी बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एनी बैंक इज अंडर सिक्योर्ड लोन। क्लियर है। अनसिक्योर्ड लोन, इफ सिक्योरिटी इज लेस देन और इक्वल टू लोन, है ना, लोन के बराबर भी अगर हो ना सिक्योरिटी, आपने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख की सिक्योरिटी रखी है, तब भी अनसिक्योर्ड है, पता है क्यों, जैसे एक दिन आएगा ना आगे बढ़ेगा, उस पे लोन पे ब्याज जुड़ जाएगा तो लोन अधिक हो जाने वाला है, समझ रहे हो। इसीलिए लोन, या फिर सपोज करो तुमने 50,000 की सिक्योरिटी करके रख के 1 लाख का लोन ले लिया, तभी तो ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जो लोन दे रहा है तुमको, और तुमने उसको क्या नहीं दिया, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी है, अगर तुम लोन नहीं चुकाओगे तो वो पैसे की वसूली नहीं कर पाएगा। अनसिक्योर्ड लोन, जैसे हम लोग रिलेटिव से लोन लेते हैं, अंकल चाचा मामा काका से, तो वो जो हम लोन लेते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी हम नहीं रखते ना। लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जो अनसिक्योर्ड लोन देती है, इसलिए फाइनेंस कंपनियों से लोन लेना क्यों हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग लेते हैं जिनको कम फॉर्मेलिटीज़ करनी है, पेपर वर्क सब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो जल्दी से जल्दी लोन चाहिए, तो आपको पता है फाइनेंस कंपनी 24 घंटे क्या, 6 घंटे 3 घंटे के अंदर लोन दे देते हैं, बात समझिए। लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई, अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा ये सब, ठीक। तो ये थे, और लास्ट है सस्पेंस अकाउंट, ओनली सस्पेंस लेजर। सस्पेंस लेजर देखो क्यों बनाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था, सपोज करो पेमेंट हमें मिला है, पार्टी से पेमेंट आया है, लेकिन अब मेरे को ये नहीं, खाते में पैसा आया लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किस पार्टी ने पेमेंट किया है। मेरे को आज 4 लाख का पेमेंट आया, मैंने सब देख लिया, कहीं किसी का 4 लाख का बिल नहीं था पेंडिंग, मैंने अकाउंट नंबर भी चेक किया, ये अकाउंट नंबर किसका है, नहीं कर पा रहा हूँ चेक फिलहाल, बैंक भी बंद है, तो कैसे क्लैरिफाई करूँ। तो मैं फाइनली क्या करता हूँ, फिलहाल पैसा तो आया है, तो मैं सिंपली एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, कि 4 लाख सस्पेंस में डाल दूंगा।
और जब पार्टी कल को कनेक्ट होगी, कोई बताएगा भाई 4 लाख का पेमेंट आया था, तो मैच कर लेंगे फिर, तो उस पार्टी का नाम लिख देंगे सस्पेंस हटा के। क्लियर है सबको? तो ये जो ग्रुप्स आपने पढ़े, ये सिर्फ और सिर्फ किधर के थे? लाइबिलिटी साइड। ठीक है ना? ब्रांच, कैपिटल, लाइबिलिटी, लोन। सस्पेंस का देखना कोई नेचर नहीं होता, सस्पेंस लाइबिलिटी भी हो सकती है, सस्पेंस एसेट भी हो सकता है। सस्पेंस का फिलहाल अब चूंकि टैली को डिफाइन करना था, तो इसने किधर साइड डिफाइन कर दिया? लाइबिलिटी। किधर का साइड डिफाइन कर दिया? लाइबिलिटी में। अब हम बात करेंगे एसेट। एसेट का बात करते हैं। एसेट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? 4 पार्ट में। पहला, करंट एसेट, सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, 6। कितने तरह से डिफाइन किए गए? 6 क्लासिफिकेशन है। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? करंट एसेट्स की। ऐसी एसेट्स जिससे हम साल भर के अंदर अंदर प्रॉफिट कमा ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। लिखा भी है, दो एसेट्स बाय विच वी अर्न प्रॉफिट। जस्ट लाइक एग्जांपल में देखेंगे तो बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस सैलरी है, ये सब किस में आती है? करंट एसेट में। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस मत बनाना, क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से ग्रुप इन्होंने क्लासिफाई किया है, सब ग्रुप बना के रखा है। एडवांस सैलरी के लिए अलग से सब ग्रुप है। फिलहाल हम बिल से रिसीवेबल बनाएंगे तो करंट एसेट में। अब देखो करंट एसेट के कितने क्लासिफिकेशन है। पहला नंबर बैंक अकाउंट है ना? आपको पता है बैंक अकाउंट मतलब जिसमें हमारा पैसा है, तो हमारा करंट एसेट ही है। तो बैंक अकाउंट के नाम से हमें लेजर नहीं बनाना, हम लेजर बनाएंगे एसबीआई। जिस भी बैंक में हमारा खाता होगा, एसबीआई में खाता है तो एसबीआई अकाउंट बनाओगे, यूनियन बैंक में खाता है यूनियन बैंक अकाउंट बनाओगे, तो उसका अंडर क्या रखना? बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, ये भी एक ग्रुप है। ये ग्रुप सिर्फ 2 लेजर बनाने के लिए, एक कैश और पेटी कैश। आपको पता है कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को आप मैक्स स्लिप क्या बना सकते हो? पेटी कैश। तो पेटी कैश बनाना तो अंडर क्या रखना? कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड में है, इसका मतलब वो किसके नीचे दिख रहा है? ठीक है ना? और करंट एसेट किसके नीचे आ रही है? करंट एसेट किसके नीचे आ रही है? एसेट में दिखेगी वो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लेजर कम अंडर दिस ग्रुप। यहाँ डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट से नहीं है, यहाँ डिपॉजिट का मतलब सिक्योरिटी नहीं होता, जैसे लाइक शॉप ले रहा है, रेंट शॉप ले रहा है तो सिक्योरिटी दिया, तो पैसा मेरा ही होता है। कल को अगर हम वो जगह छोड़ते हैं तो मेरे को पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर न्यू शॉप, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स को इसमें रखेंगे। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांस। अगर हमने लोन लिया नहीं है, इस बार लोन दिया है ना? तो बहुत सारी कंपनियां होती है, एम्प्लॉयज को एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट कई बार देती है, तो एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी है ना। लोन टू पी प्रकाश, जो एम्प्लॉय है कंपनी का, देते हैं, तो उसको किस में अंडर में रखेंगे? लोन एडवांस। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एडवांस सैलरी अगर तुमने बनाया अंडर ग्रुप, अगर ये डाल दिया ना करंट एसेट, तो एज पर अकाउंटिंग गलत नहीं हो, बट एज पर टैली तुम क्या हो जाओगे? रॉन्ग हो जाओगे। क्यों रॉन्ग हो जाओगे? क्योंकि उसके लिए अलग से ग्रुप बना के रखा है, तो प्लीज उसको यूज करो। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड ये जो ग्रुप है करंट एसेट के नीचे आता है, लेकिन ये ग्रुप सिर्फ एक लेजर बनाने के लिए बनाया गया, वो भी कौन सा? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हम कभी लेजर नहीं बनाएंगे। हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। लेकिन हाँ, ओपनिंग स्टॉक जब पिछले साल से इस साल हम नया साल स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, तो 31 मार्च का स्टॉक उठा के लाना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग को क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो आपको कल को लेजर बनाना पड़ सकता है, तो किसका? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का अंडर किस में रखोगे? स्टॉक इन हैंड। अब बात करेंगे सेंड्री डेटर। जो डेटर होते हैं वो भी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें उनसे पैसा मिलना है। हमें उनसे पैसा क्या है? मिलना है। जस्ट लाइक दोज कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी या फिर कह सकते हो ऐसे कस्टमर जिनको हम उधार बेचे, रवि, मोहन, सोहन, इनको अगर हमने उधार बेचा, तब तो इनका खाता बनाना है, और इसको किस में रखना है? डेटर। और डेटर है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? करंट एसेट है, क्योंकि इनसे हमें पैसा साल भर के अंदर अंदर मिल जाएगा। और करंट एसेट किसके नीचे होता है? एसेट के नीचे। एसेट ही है भाई। नेक्स्ट, ये तो 6 ग्रुप्स हो गए। फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? तो फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट तो सबको क्लियर है, ऐसी एसेट जिसे हम फायदा मोर देन ईयर कमाते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब से हम पैसा कई सालों तक कमाएंगे ना। सही है कि नहीं सही है? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, अ टाइप ऑफ सेविंग विच हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ।
अब देखो इन्वेस्टमेंट बड़ा ही कनेक्टेड है किसके साथ, रिजर्व के साथ। कैसे रिजर्व और इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड है, जो पैसा हम बचाते हैं ना प्रॉफिट में, हम अगर 10 लाख की प्रॉफिट कमाए तो पूरा 10 लाख नहीं ना खा जाएंगे। उस 10 लाख में सपोज 2 लाख हम रिजर्व कर रहे हैं, तो 2 लाख रिजर्व करके रखेंगे कहाँ, कैश काउंटर में डाल देंगे, नहीं, हम उठा के उसे क्या कर देंगे, मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो रिजर्व का पैसा ही एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्ट करते, जैसे हमने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर में पैसा लगा दिया, एफडी कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरह की चीजें हमने करते हैं ना लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो उसको इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखेंगे। अब सॉल्व था लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में एसेट, ये क्या है, ये क्या है, ये सर जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया था, आपने पढ़ा था एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिस जो खर्चे हमने किए उसके फायदे हमें कई सालों तक मिले, जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया, है ना, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो हमने किया विद इन अ ईयर, जिसका फायदा हमने उठा लिया, जस्ट लाइक हमने रेंट दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, है ना, हमने सैलरी दी एम्प्लॉयज़ को, वेजेस दिया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, ये सब क्या है, रेवेन्यू है। अब डिफर्ड रेवेन्यू मतलब है तो वो रेवेन्यू नेचर का, बट हमने उसको इस तरह से किया उसका भी फायदा कई सालों तक मिलने लगे। लाइक बिजनेस का इनोग्रेशन कराया हो, तो आपको पता है इनोग्रेशन जो हम कराते हैं, इनोग्रेशन पे बड़ा खर्चा करते हैं, उसका फायदा हमें सेम ईयर में नहीं मिलता, उसका फायदा हमें कई सालों तक मिलता है, लेकिन सालों तक कितने साल तक हम उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैक्सिमम 5 ईयर में एलोकेट करते हैं। मान लो 50,000 रुपये खर्च हो गया, तो पूरा 50,000 इस साल नहीं दिखाना है, उसको हमें 5 साल में बांट के दिखाना है, 10-10 हज़ार करके हर साल। तो इस तरह के खर्चे को हम डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो नहीं होता है, सर्वे कराते हैं, बहुत सारे खर्चे करते हैं ताकि उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। फिर हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं, हर साल तुम 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते थे, इस साल अचानक तुमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, इसका मतलब ये हैवी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड। तो टैली के अंदर वो डेफर्ड एग्जैक्टली कहाँ है, मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, तो वो मिसलेनियस में है। ये इसको एसेट की तरह ट्रीट करना, एसेट होता नहीं है, ट्रीट करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला 50,000 रुपये तुमने इनॉग्रेशन पे खर्च किया, तो तुम उसको 5 से डिवाइड कर दो, इस साल का खर्चा कितना है, 10,000, तो इस साल का खर्चा 10,000 है, वो किस में दिखाओगे, वो तुम दिखाओगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन 40,000 रुपये जो बचा उसको क्या करोगे, उस 40,000 को, 40,000 को तुम यहाँ दिखाओगे मिसलेनियस एसेट की तरह, क्योंकि अगले साल में दिखाना है खर्चा, धीरे धीरे करके दिखाना है। तो ये होता है। तो ये थे टोटल 28 ग्रुप्स जो आपको समझ में आने चाहिए। तो एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिस वन। तो हमने देखो पीएल में दिखा 6 ग्रुप होते हैं, ये 6 प्राइमरी ग्रुप है, उसके अंदर कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहाँ देखो बैलेंस शीट में टोटल देखो 5 और ये 4, 9 है ना, 9 और ऊपर कितना पड़े थे, 6, 15 ग्रुप हो गए। ये प्राइमरी ग्रुप है, ये सारे प्राइमरी है। अब इसके अंदर एक सब ग्रुप है, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 6, तो 6 3 9 3 12 1 13, 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप है। क्लियर है, 13 सब ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप बोलो, सब ग्रुप बोलो। अब जैसे कि हमने कंपनी बना रखी थी, अब हमें लेज़र बनाना है। अब ये जो लेज़र बनाया गया है, ये लेज़र अगर आप बनाओगे तो ध्यान रहे 28 ग्रुप्स को ये टच करता है, किसी भी ग्रुप को अनटच नहीं रखेगा। ठीक है, अब तुम्हें डिसाइड करना है पेट्टी कैश का अंडर क्या है, कैश इन हैंड, ऑलरेडी मैंने बनाया, शायद है बनाया कि नहीं बनाया, चलिए देखते हैं, नहीं बनाया। तो क्रिएट लेज़र, है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, पेट्टी कैश, तो पेटी कैश का अंडर क्या होगा, कैश इन हैंड। ठीक है ना, 1 बाय 1 आप लोग बोलते जाइएगा, जिससे जिसका भी सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऐसे चलेगा, ठीक है। पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे सुधीर श्रीवास्तव, कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, क्रेडिटर, सो सन्ड्री क्रेडिटर।
नेक्स्ट वेजेस, वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सही। क्योंकि वेजेस हम कहाँ मानते हैं, फैक्ट्री में दे रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों? क्योंकि सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज को देते हैं, ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्या है? टीडीएस, टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्लियर? आपको अंडर पे ही बस फोकस करना है कि किसका क्या अंडर है। कंप्यूटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बिल्कुल सही। मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ब्रांच एंड डिवीजन। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी, है ना, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट फी रिसीव, फीस मिल रहा है। अगर न्यू एरा को फीस मिल रहा है, न्यू एरा में आपको पता है न्यू एरा हम लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किस लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं? फीस के लिए। तो फीस जो मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। अब इनकम है तो बताइए कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। क्लियर? नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स में आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, गुड। बैड डेब्ट्स, बिल्कुल सही, बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि सामान बेचे थे, पैसा नहीं मिला, फाइनली डूब गया, कस्टमर ने पैसा ही नहीं दिया तो डूब गया ना। सेल होने के बाद जितने मैन्युफैक्चरिंग जो भी खर्चे हो रहे हैं सब क्या है? इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? करंट लाइबिलिटी ना। नेक्स्ट सत्य प्रकाश, सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड। मुझे पता है अभी तुरंत दिमाग से नहीं रिकॉल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, डेली लेजर्स बनाना में, तो धीरे धीरे आपको रिकॉल आने लगेगा। नाउ नेक्स्ट एक्सिस बैंक करंट अकाउंट, यहाँ पे कंपनी का खाता है, करंट अकाउंट है, सो इट्स अ बैंक अकाउंट। बिल रिसीवेबल, करंट एसेट्स। दुर्गेश सिंह, डेटर लगा हुआ है, ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, डेटर है, डेटर, सन्ड्री डेटर। हाँ। नाउ नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज है ना, परचेज कर से परचेज से रिलेटेड है। कैरेज इनवर्ड मतलब, इनवर्ड मतलब परचेज, जो ढुलाई दे रहे हैं हम परचेज करते समय दे रहे हैं। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हम्म, पीछे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट साक्षी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, सो बैंक से लोन है, सो सिक्योर्ड लोन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैंने सिक्योर्ड। अगर आप भूल जाते हो तो आप बस लोन लिखो, लोन लिखोगे तो सारे लोन के लेजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, तो अनसिक्योर्ड लोन हम लोग इसको डालने वाले हैं। ड्राइंग, ड्राइंग अंडर क्या होता है? कैपिटल अकाउंट।
आउटस्टैंडिंग वेजेस, करंट लायबिलिटी। क्लियर। हम्म। सेल्स, सेल्स अकाउंट। क्लियर, सेल्स अंडर सेल्स में जाएगा। सेल्स टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बैड डेब्ट्स रिकवरी, जो डूबा हुआ पैसा था अचानक मिल गया। इनडायरेक्ट क्या है वो, इनकम है हमारे लिए। इनॉग्रेशन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बिल्कुल सही, प्रोविजन। पीएनबी करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी। सही है। सोहित माथुर, डेटर है। एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज नहीं है ये, एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज पे कुछ खर्चा हो रहा है, सो यू नीड टू डिसाइड। इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, परचेज से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवांस सैलरी, लोन इन एडवांस। एडवांस है तो एडवांस ही लिख दिया करो, तो आ जाएगा एडवांस का कुछ ना कुछ। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखता है एडवांस, तो देखो आ गया ना लोन एडवांस। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है नेम और अंडर पे। किस पे, नेम और अंडर। तो लोन फ्रॉम अंकल, अनसिक्योर्ड लोन। अर्पित कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यूपीपीसीएल, परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। गुड। कमीशन रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर रेंट। क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स ओडी अकाउंट, लोन है ना। अमित एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर। सस्पेंस अकाउंट, एक्सपेंस ऑन सेल्स, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन। रिसीव नहीं लिखा है ना, रिसीव तो पहले लिखा था, अभी तो सिर्फ कमीशन लिखा, तो एक्सपेंस की तरह। तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल है। नेक्स्ट, देवरिया ब्रांच,
प्रीपेड रेंट, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। क्लियर? तो आपने देखिए सारे आपने ग्रुप्स टच किए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर हम यहाँ पे लेजर्स में जाके देखें तो ये देखो, बैंक के अंदर भी कुछ है, कैश के अंदर भी कुछ है, डिपॉजिट्स, लोन, सब सही सही जगह पे एलोकेटेड है ना। स्टॉक में भी कुछ है, डेटर्स में भी कुछ है। ये सब जो बोल्ड में लिखा है वो ग्रुप है। बोल्ड में जो लिखा है वो क्या है? ग्रुप है। और जो पतले में लिखा है ना, वो क्या हो गया? लेजर्स है। तो इस तरह से आप देखो लेजर्स क्लियरली देख रहे हो। हर ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ लेजर्स हैं कि नहीं है? अब यहीं पे कई लोग को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रहे, रिजर्व के नीचे ये दोनों है, और ये किसके नीचे? ये दोनों है किसके नीचे? कैपिटल के नीचे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आउटस्टैंडिंग ग्रुप तो मैंने बनाया है अपने से, है ना। उसमें कुछ नहीं डाला मैंने। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब हमने बनाया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये सब किसके नीचे रखा है मैंने? बता सकते हैं किसके नीचे रखा है? जी नहीं, ये सब मैंने लिखा है इसके नीचे, करेंट लायबिलिटी के नीचे है ये। और सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे बस ये दोनों है। समझ रहे हो? ध्यान से देखो। हाँ, लोन लायबिलिटी, बैंक क्रेडिट कार्ड है ही है, लोन है ही है, लोन फ्रॉम अंकल, सस्पेंस, ठीक है। ये पीएल अकाउंट मैंने नहीं बनाया, वो डिफॉल्ट बना होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है सबको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है? परचेज में दो ही है, परचेज, परचेज रिटर्न, फी रिसीव, बाकी ये सब है सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो हर ग्रुप को हमने टच किया, कोई ग्रुप छोड़ा नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा और चीज़ करके दिखा देता हूँ। अब मान लो ये दोनों आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने किस में बनाया है? करंट लाइबिलिटी में ना। अब मैं कहूँ कि इन दोनों को किसके अंडर कर दो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये तो मैंने बनाया था ग्रुप, तो ऐसे ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अल्टर में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, ओ दबाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेज, ये दोनों लेज़र है ना। तो इसका अंडर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं ओ दबाता हूँ, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन गया। कंट्रोल ए, एक और, इसको भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कर दिया। अब चार्ट ऑफ अकाउंट देखोगे, अब देखो ये दोनों किस में चले आगे? और से, तो किसके नीचे रखना है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन तुम्हें करना है, तुम्हें दिखाना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो 28 ग्रुप डिफॉल्ट बने उनको तो आपको सही से यूज करना है। ठीक, तो ये था आपकी ग्रुप प्रैक्टिस। लिखा भी था नीचे कि आउटस्टैंडिंग का एक एक्सपेंस का लैब बनाना है और उसको चेंज करना है, जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखा दिया। तो आउटस्टैंडिंग का ग्रुप बनाइएगा और उसको क्या करिएगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग के लेजर थे इन दोनों का अंडर क्या करना था? ऑर्डिनरी एक्सपेंस कर देना था, तो कर दिया मैंने। सो ये था टोटल ग्रुप। और ये देखो रिमेंबर पॉइंट्स यहाँ दिया है, इसको जरूर पढ़ा करो, है ना। नाउ अगला, असाइनमेंट नंबर 3। ये भी आप लोग इजीली कर सकते हो। इसमें करना क्या है, अभी तक आप क्या कर रहे थे? सिर्फ अंडर ग्रुप पे डिसाइड, अब पूरा कंसंट्रेशन था अंडर ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर था? अब क्या करना है? लेजर क्रिएशन करना है विद द ओपनिंग बैलेंस। अब हमें ओपनिंग बैलेंस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ कह रहा है क्या, मैं असाइनमेंट 3 को बस हल्का सा बताऊंगा, करना आप ही को है। तो इसको करने के लिए पहले तो कंपनी क्रिएट करिए, है ना। तो चलते हैं, पहले तो इस कंपनी को शट कर देता हूँ मैं। अब हम लोग करते हैं कंपनी क्रिएट। किस नाम से कंपनी बनानी है? न्यू एरा, योर नेम, भूमि, A3, असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है। एड्रेस नहीं दिया है, छोड़ो, नहीं भरना हमें। उत्तर प्रदेश। स्टेट सेलेक्ट कर लेना, एक 1 अप्रैल 2024 का ही बनाना है। जी हाँ, ये दिया है कब?
मार्च 2024 का डिटेल है, जिसको हम भरेंगे कब? 1 अप्रैल 2024 में, है ना। ये पिछले साल का है बैलेंस शीट, तो इसको और डिटेल में बाद में बताएंगे। फिलहाल तो 2024 की कंपनी बनानी है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको इसमें क्या करना है, जीएसटी को डिसेबल कर देना है। अब आपको लेज़र बनाना है, जस्ट लाइक पहला लेज़र शेयर कैपिटल। तो आपने क्रिएट करना है लेज़र। शेयर कैपिटल का अंडर क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। आप सीधे आना ओपनिंग बैलेंस नीचे। इस बार, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेम और अंडर पे फोकस कर रहे थे। इस बार हमें ओपनिंग बैलेंस भी डालना है। तो इसका बैलेंस कितना है? 3,22,000। टाइप करिए। देखो इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस कैसा होता है, और एसेट का बैलेंस डेबिट। तो ये टैली अपने आप पकड़ ले रहा है। जनरल रिजर्व बनाओगे तो उसका अंडर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000। वैसे भी देखो इधर साइड दिया है, क्रेडिट बैलेंस है 80,000। क्रेडिट बैलेंस सही है, मैच कराओ कि क्रेडिट में ही है ना, हाँ। और यहाँ साइड में देखो टोटल आता जा रहा है। अभी तक क्रेडिट में कितना टोटल हो गया? 4,02,000। इन दोनों को मिलाओगे 4,02,000 आएगा। क्लियर। व्हीकल किस में जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी, कैश बनाना नहीं, तो कैसे इसका ओपनिंग चढ़ाएंगे? हाँ, तो वी नीड टू गो बैक। बैक जाना, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आना, अल्टर पे जाना। लेजर में हमको पता है कैश बना हुआ, बस इसको अंडर चले जाना, ओपनिंग बढ़ा देना। ओपनिंग कितना है? 16,200। इसका बैलेंस देखो क्या है, क्योंकि एसेट है ना कैश, तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। सो व्हीकल हो गया, मशीनरी फिक्स, ठीक है। पेटी कैश, कैश इन हैंड। लोन फ्रॉम अनिल, अनसिक्योर्ड लोन। लोन फ्रॉम एचडीएफसी, सिक्योर्ड लोन। फर्नीचर, कॉर्पोरेशन बैंक। इस बार अकाउंट नंबर भी दिया है, तो नीचे डिटेल होता है, मांगता है वो भर दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। एक मैं कॉर्पोरेशन बैंक का एक बार दिखा देता हूँ। कॉर्पोरेशन बैंक आपने बनाया, अंडर क्या होगा? बैंक अकाउंट। यहाँ देखो अकाउंट नंबर मांगता है, तो यहाँ से मैंने अकाउंट नंबर मैं तो कॉपी कर ले रहा हूँ, आपको टाइप करना पड़ेगा। सही है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे डाल देते हैं 2,40,000। सही है। जीरो पे ध्यान दीजिएगा, कितना जीरो आप लगा रहे हो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड रेंट, लोन एंड एडवांस। इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, कंप्यूटर, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी बनी होती है। अल्टर करना, ओपनिंग चढ़ा देना, दैट्स इट। और फाइनली आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आना चाहिए? लिखा भी है ना, यहाँ देखो लिखा है ना, मेंशन द ट्रायल बैलेंस, दिस इज द ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस देखते कहाँ से? डिस्प्ले। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले में जाना, यहीं पहले ही होता है ट्रायल बैलेंस। जितना भी मैंने बनाया अभी यहाँ पे टोटल आ रहा है, लेकिन इसके अंदर लेजर नहीं दिख रहा है। तो लेजर देखना है तो दैट इज कॉल्ड डिटेल फॉर्मेट देखना है। डिटेल देखने के लिए होता है अल्ट F5। अल्ट के साथ F5 करोगे तो डिटेल दिखेगा कि रिजर्व में क्या है, शेयर कैपिटल कितना है, कैश कितना है। तो अल्ट F5 से क्या होता है ना, डिटेल होता है, कंडेंस्ड होता है। देखो मैं वही बार बार प्रेस कर रहा हूँ। क्लियर, समझ में आया? तो ये आपको करना है असाइनमेंट नंबर 3। ठीक। फिर क्या कहना है कि नाउ क्रिएट अनदर लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसका अंडर क्या डाल देना, ओपनिंग बैलेंस कितना डाल देना। अब प्रोविजन बनाओगे तो अंडर क्या होगा? प्रोविजन। फिर कहता है नाम चेंज कर दो, मशीनरी का नाम चेंज करके कर दो, क्या कर लोगे? अल्टर। फर्नीचर का नाम चेंज करके क्या कर दो? कर लोगे अल्टर। गुड। नाउ डिलीट द लेजर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डिलीट करना है, तो अल्टर में जाके उसे क्या करोगे? शॉर्टकट
एल्ट डी, जी हाँ। नाउ चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, है ना, कितना कर देना है, और इन्वेस्टमेंट का लेजर का अंडर अमाउंट कितना चेंज करके कर देना है, कर लोगे अल्टर। चेक योर ट्रायल बैलेंस, इस बार बैलेंस शीट भी चेक कर लेना, और साथ ही साथ प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो बैलेंस शीट तो यहाँ ऊपर ही रहता है गेटवे ऑफ टैली पे ही। डिटेल एल्ट F5, हमेशा प्रिंट जब निकालेंगे तो डिटेल करके, कैसे, डिटेल्ड, हमेशा डिटेल प्रिंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंडेंस्ड, क्या कहते हैं, कंडेंस्ड रिपोर्ट। हमें कंडेंस्ड रिपोर्ट नहीं प्रिंट करना होता है, कभी प्रिंट करोगे तो क्या करोगे, तो एल्ट F5 से डिटेल्ड, और इसको प्रिंट करने के लिए देखो ऊपर बटन दिया है प्रिंट, है ना। तो यहाँ देखो अल्ट पी है, क्या है, अल्ट पी करोगे तो मेनू खुलेगी, सॉरी, फिर कहेगा क्या प्रिंट करना है, करंट जो दिख रहा है, तो इसके लिए शॉर्टकट की देखो क्या दिया है, तो डायरेक्टली आप कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल पी देखो मैंने प्रेस किया, कहता है क्या करना चाहते हो, प्रिंट के प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो वी नीड टू सी द प्रीव्यू। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जूम करना है, तो जूम करने के लिए अल्ट के साथ जेड होता है। ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है न्यूएरा भूमि A3, बैलेंस शीट इज दिस वन। अब ये देखो मैच नहीं कर रहा है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, दिख रहा है ना डिफरेंस है, बिकॉज मैंने कंप्लीट नहीं बनाया ना, बट आप कंप्लीट बनाओगे आपका रिपोर्ट थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मेरे ख्याल से आज ये कंप्लीट कर लेंगे असाइनमेंट थर्ड, तो असाइनमेंट नंबर थर्ड कंप्लीट करिए, फिर कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट असाइनमेंट।